आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डार्क सिचुएशन का डीब्रीफ करने वाले हैं। एक ऐसे महान सेनापति का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, वो भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के शुरू होने से ठीक कुछ पल पहले। एक वॉर काउंसलर के नजरिए से कुरुक्षेत्र के मैदान में घटी इस घटना का एकदम न्यूट्रल और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस क्राइसिस की गहराई को ठीक से समझा जाए। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के इस डीब्रीफ में हम एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहले बैटलफील्ड का मैक्रो लेवल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करेंगे और फिर धीरे धीरे सीधा सेनापति अर्जुन के दिमाग में झांकेंगे। उनकी फिजिकल कंडीशन, ड्यूटी और फैमिली के बीच का वो भयंकर टकराव, और हाँ, युद्ध के उन डरावने सोशल रिपरकशंस को समझेंगे जो उनके दिमाग में चल रहे थे। तो शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो से। इमेजिन कीजिए, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एकदम आमने सामने खड़ी हैं। टेंशन हवा में महसूस की जा सकती है। यहां एक बहुत ही अनइक्वल, मतलब एकदम बेमेल सिचुएशन है। बाईं तरफ है राजा दुर्योधन की विशाल सेना, उनके ही शब्दों में कहें तो एकदम अनलिमिटेड, जिसे खुद अजय पितामह भीष्म लीड कर रहे हैं। और दाईं तरफ विपक्षी पांडवों की लिमिटेड आर्मी, जिसे कुशल योद्धा भीम का प्रोटेक्शन मिला है। ऑन पेपर दुर्योधन अपनी इस मैसिव फोर्स को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। मतलब ये एक ऐसा टकराव है जहां एक पक्ष अपनी जीत लगभग पक्की मानकर चल रहा है। और तभी इस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए युद्ध का शंखनाद होता है। सबसे पहले पितामह भीष्म एक शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख बजाते हैं, और इसके तुरंत जवाब में दूसरी ओर से श्री कृष्ण का पांचन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पौंड शंख गूंज उठता है। देखिए, ये सिर्फ कोई शोर शराबा नहीं था। स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो ये एक सोनिक वेपन यानी ध्वनि हथियार का इस्तेमाल था। इन अलौकिक शंखों की आवाज इतनी भयंकर थी कि उसने सचमुच धरती और आसमान को हिला दिया और दुश्मन सेना के तो जैसे कलेजे ही फाड़ कर रख दिए। अब इस कान फोड़ू शोर और भयंकर टेंशन के बीच प्रमुख सेनापति अर्जुन एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो इस पूरी सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर अर्जुन श्री कृष्ण को एक निर्देश देते हैं, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं देख सकूं कि आखिर युद्ध के लिए कौन कौन बेताब खड़ा है। सुनने में ये एक बहुत ही नॉर्मल मिलिट्री कमांड लगता है ना? लेकिन एक वॉर काउंसलर के नजरिए से बताऊं तो ये एक फेटल टर्न था। अर्जुन यहां पूरी वॉर की मैक्रो स्ट्रैटेजी से हटकर एकदम माइक्रो और पर्सनल रियलिटी की तरफ मुड़ गए। और जैसे ही उन्होंने दुश्मन की सेना को इतने करीब से देखा, जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। चलिए क्लिनिकली देखते हैं कि एक टॉप लेवल के वॉरियर का शरीर उस पल कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम इन सिम्टम्स को देखें तो ये किसी मिलिट्री रिपोर्ट से कम और मॉडर्न साइकोलॉजी के पैनिक अटैक के मेडिकल चार्ट से ज्यादा मेल खाते हैं। फिजिकली देखिए क्या हो रहा है। अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, उनका मुंह एकदम सूख गया है, त्वचा जल रही है, और यहां तक कि उनका लेजेंडरी गांडीव धनुष भी उनके हाथों से फिसल रहा है। और मेंटली उनका दिमाग सुन पड़ गया है, वो करुणा से पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अशुभ संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाके ये एक सर्वोच्च और अनुभवी कमांडर का टोटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने बड़े कोलैप्स का रूट कॉज क्या था? इसका जवाब उस भारी मॉरल और एथिकल क्राइसिस में छिपा है जिसने इस सेनापति को अंदर से झकझोर कर रख दिया। रथ से अर्जुन ने जो कटु वास्तविकता देखी वो वाकई चौंकाने वाली थी। दुश्मन की फौज में कोई अजनबी चेहरे नहीं थे। सामने उनके अपने पितामह थे, उनके गुरु थे, मामा, भाई, बेटे, पोते और जिंदगी भर के दोस्त खड़े थे। जरा सोचिए, जब सामने पूरा का पूरा परिवार और अपने ही लोग मरने मारने के लिए खड़े हों, तो एक सैनिक के लिए अपनी ड्यूटी निभाना अचानक एक भयंकर पाप क्यों लगने लगता है, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उन्हें अपने ही कुटुंबियों का खून बहाना था। इसी हताशा में उनका एक बहुत ही डीप और लॉजिकल थॉट सामने आता है कि ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का या इस जीवन का भी क्या ही फायदा जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जिनके साथ इन सुखों को बांटना था। सबके सब तो यहां अपनी जान गंवाने के लिए खड़े हैं। यह तर्क बहुत ही पावरफुल है। अर्जुन को यह गहराई से महसूस हो रहा है कि अपनों की लाशों पर खड़ी की गई जीत, सत्ता या कोई भी संपत्ति पूरी तरह से मीनिंगलेस है। इस क्रशिंग मॉरल डिलेमा से जूझते हुए अर्जुन का दिमाग अब इस मेंटल शून्यता को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। वो सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे, बल्कि लॉन्ग टर्म सोशल कोलैप्स का एक डरावना मैप तैयार कर लेते हैं।
अर्जुन सिर्फ युद्ध की मौतों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो एक भयावह चेन रिएक्शन देख पा रहे हैं। पहला कदम परिवार का विनाश। जब परिवार का नाश होता है तो सदियों पुरानी फैमिली ट्रेडिशंस यानी सनातन कुल धर्म खत्म हो जाते हैं। और जब धर्म नष्ट होता है तो जाहिर सी बात है समाज में सिर्फ अधर्म और करप्शन फैलता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है पूरी कम्युनिटी और पूर्वजों के लिए एक जीता जागता नर्क। ये बुजुर्गों के नाश को सीधे तौर पर पीढ़ियों तक चलने वाले पूर्ण सामाजिक पतन से जोड़ने का एक बेहद तार्किक एनालिसिस है। और इस पूरे लॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो लिटरली अविश्वसनीय है। अर्जुन कहते हैं कि यदि सामने वाले हाथ में हथियार लेकर मुझ निहत्थे को, जो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, इस मैदान में मार डालें तो वो मौत भी मेरे लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा अजेय योद्धा जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, वो ये मान रहा है कि अपने ही परिवार को मिटाने वाले इस युद्ध में लड़ने से तो कहीं अच्छा है कि चुपचाप मौत को गले लगा लिया जाए। उनके लिए ये मॉरली सुपीरियर चॉइस थी। और फिर हमारे इस स्ट्रेटेजिक डीब्रीफ का आखिरी और सबसे डिसाइसिव मोमेंट आता है। ये सब कहने के बाद शोक से डूबे हुए दिमाग वाले अर्जुन युद्धभूमि में अपने बाणों सहित धनुष को वहीं त्याग देते हैं और चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ हथियारों का जमीन पर गिरना नहीं था, ये एक महान सेनापति का टोटल, एब्सोल्यूट, फिजिकल और इमोशनल सरेंडर था। इस पूरे घटनाक्रम को इतनी क्लोजली एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल खड़ा होता है। जब अपनी ड्यूटी पूरी करने की कीमत अपने ही परिवार, समाज और बरसों की परंपराओं का पूरी तरह से मिट जाना हो, तो क्या ऐसे में हथियार उठाना किसी हीरो का काम है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पाप? अर्जुन की ये हालत हमें युद्ध की उस असली और खौफनाक कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस डीब्रीफ का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस एनालिसिस से कुछ नया और सोचने लायक नजरिया मिला होगा।